पड़ेगा। स्वस्थ समाज को शायद संस्थाओं की जरूरत नहीं रहती, लेकिन आज हमारा समाज स्वस्थ नहीं है। उसकी बीमारी के, उसके ब्लड प्रेशर के अलग अलग नाप अलग अलग डॉक्टरों के पास होंगे, एक सी रिपोर्ट नहीं है। मैं जिस हिस्से को स्वस्थ मानता हूँगा उसमें आपको कुछ कमी दिख सकती है, वो स्वाभाविक है। तो स्वस्थ समाज अपनी इम्यूनिटी के तरीके देखता है, अपने टीकाकरण के तरीके देखता है, उसको दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कमजोर हो जाए तो उसको निश्चित सहारे की जरूरत है। भगवान न करे मेरा एक पैर टूट जाए तो मुझे प्लास्टर लगवाना होगा। मैं उस टूटी टांग को लेकर आपके सामने नहीं आ सकता, दर्द होगा। प्लास्टर बनता है एकदम सफेद रंग का। हमारे जमाने में जिन लोगों के पैर टूटते थे वो उतरने तक सफेद रंग के रहते थे, लेकिन इस बीच में नए जमाने में मैंने देखा उनका रंग बदल गया है। कैसे, आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं? अब टांग टूटना भी एक सेलिब्रेशन माना जाता है कि टूट ही गई, प्लास्टर लग गया, तो जो मित्र देखने आता है वो उस पर साइन पेन से दस्तखत करवा लिए जाते हैं कि तुम आए तो हमारा दस्तखत। और साइन पेन भी 5, 6, 10 उसके बिस्तरे के सामने रखे रहते हैं, तो नीले पीले जो आते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें दस्तखत करते हैं। अच्छी बात है, सेलिब्रेशन अपने पर आए संकट की, लेकिन एक दिन प्लास्टर कटने का आता ही है। हम उस रंग बिरंगे प्लास्टर से इतना मोह नहीं कर सकते कि अब इसको कभी नहीं उतारेंगे, इसको रखे रहेंगे। वो कटता भी है। जरूरत पड़ी तो एक लाठी भी लेते हैं, बैसाखी भी लेते हैं। उसमें आजकल तो हर हाथ में एक कैमरा है, पहले तो नहीं होते थे, बुलाना पड़ता था कैमरे वाले मित्र को। अब तो उसी समय खींचते भी हैं और उसको फेसबुक पे डाल भी सकते हैं कि ये अनुपम टूटे टांग वाला। उसमें 4 लोगों के दस्तखत, उसमें कोई बड़े नाम का दस्तखत हो तो और क्लोजअप कि ये भी मिलने आया था फलाना जी। तो इस सब के बाद भी हम एक स्थिति में प्लास्टर काटते हैं उसको। अरे विजय जी कहाँ गए? आपने को कितनी देर बोलना है? नहीं, जब तक नहीं भैया, अभी आधा घंटा हो गया। विजय से पूछेंगे तो 1 घंटा करेंगे। अच्छा, तो आपसे पूछते मैं 10-5 चित्र भी दिखाना चाहूंगा ऐसी कुछ बातों के बाद। तो मोटे तौर पर यह है कि बैसाखी को भी हम कुछ दिनों अपने बिस्तरे के पास रखे रहते हैं। कोई आता है तो उसको भी दिखता रहता है, लेकिन बाद में हम उसको उस कमरे से हटाते ही हैं। इसलिए संस्था का सर्जन जरूर करें, विसर्जन की भी तैयारी मन में रखें तो ठीक है। कभी हमारे सामने ये प्रश्न नहीं आया कि हमारी अपनी संस्थाएं कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, इनसे बड़ी कोई और संस्था है क्या? जब से ये एनजीओ शब्द चला है तो उस तराजू पर एक उससे बड़ी संस्था का नाम तो जियो होगा ही, गवर्नमेंट ऑफ जो भी कहीं का भी, तो एनजीओ से बड़ा जियो। लेकिन एक उससे भी बड़ी संस्था है, उस पर जाने से पहले हम जियो को देख लेते हैं। हमारे देश में बताते हैं हमको 4वीं 5वीं से के कुछ 5 लाख गांव हैं, शहर कस्बे वगैरह अलग। जो सरकार ये दावा करती है और ये वायदा भी करती है चुनाव में आने से पहले कि वो 5 लाख गांवों की सेवा करेगी, सबसे बड़ी संस्था है वो इस देश की, वो इंडिया शाइनिंग जैसे नारों के बाद भी कई बार अगले 5 साल के बाद वोट नहीं पा पाती और उसको बदल देते हैं। तो 5 लाख गांव में काम करने वाली इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े साधन, कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज, उसको गिरने में देर नहीं लगती। तो उससे बड़े तो हम बनते नहीं। हमारे तो 200, 300, 400 गाँव का काम होता है, 10-5 शहरों का काम होता है। कोई एकाध संस्था शायद कभी हमारी याददाश्त में ग्राम विकास की प्लानिंग कमीशन से कुछ संबंध बढ़ने के बाद शायद 1,500 गांव तक पहुंची थी। फिर वो प्लानिंग कमीशन बदला तो वो संस्था भी बदल गई और वो सब वापस होके खंडर बन गई। तो जो सबसे बड़ी जियो नाम की संस्था है, अगर वो 5 लाख गांवों की सेवा नहीं कर सकती तो उससे बड़ी संस्था का नाम समाज होगा, ऐसा हमको मानना तो चाहिए। और वो कितने गांवों की सेवा करती होगी, उसमें कितनी कमियां होंगी, वो मैंने शुरू में बताया।
लेकिन यदि हम 1860 या कब का रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका कोई मित्र जानकार हो तो उसके शुरू के पन्ने पर लिखी हुई संस्थाओं के नाम इकट्ठे करें। वो एक करने लायक एक्सरसाइज होगी कि उस दौर में शायद ही कोई सामाजिक संस्था दर्ज हुई। प्रायः अंग्रेजों ने धर्म के नाम की संस्थाओं को जबरदस्ती रजिस्टर करके ये परंपरा शुरू की कि आपको समाज में कोई भी काम करना है तो बिना हमारी जानकारी के आप नहीं कर सकते। इससे के पहले के दौर में शायद ऐसा नहीं होता था। आप बिना राज की जानकारी के अपनी संस्था या अपना काम शुरू कर सकते थे। उसमें रुकावटें आती होंगी, राज्य के खिलाफ जाओगे तो सजा मिलती होगी, मृत्युदंड भी मिला होगा, लेकिन रजिस्टर करना बहुत जरूरी हो ऐसा मुझे सब समाजों ने छूट दी हो। अपने राजा को ये पक्का नहीं मालूम। इसके बारे में आप लोग कुछ और बताएंगे तो अच्छा है। तो मोटे तौर पर मैं आपको इतनी बातचीत करने के बाद कुछ 10-12 चित्र दिखाना चाहूँगा, और मुझे इस सब की तरफ जाने में इस जगह का एक बड़ा हाथ है। यहाँ आदरणीय छतर सिंह जी बैठे हैं, जैसलमेर से आए हैं, वो इस इलाके से। इस सड़क का नाम भी अगर कुछ होगा तो वो बता सकेंगे, या किस इलाके में जा रही है वो बता सकेंगे। यहाँ देख के मुझे लगा कि समाज से बड़ी कोई संस्था नहीं, और अपने समस्याओं को हल करने में जैसी चुस्ती, दुरुस्ती, सजगता, जरा भी डलनेस नहीं, जो इससे पहले की बातचीत हुई, कोई किसी तरह की कोताही नहीं। अगर वो कोई काम कर सकता है तो वो हमें इस तरफ ले जाता है सोचने के लिए। ये रेगिस्तान का इलाका, ओम थानवी जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी हमको बहुत कुछ इसके बारे में बताया। सबसे कम पानी गिरता है देश का, और सबसे गहरा पानी है यहाँ 300 हाथ। अधिकांश जगह खारा है, लेकिन हर गांव में पीने के पानी का इंतजाम है, और वो कोई संस्था के संगठन के कारण नहीं, सरकार के कारण नहीं, समाज की अपनी ताकत से। इस सड़क को देख के लगेगा कि कहां तक जा पाएंगे पानी का काम करने। छोड़ो, अपनी जो जीप नहीं जा सकती यहाँ, लेकिन इन्होंने उसको शुरू किया होगा, मालूम नहीं 1000 साल पहले किया या 2000 साल पहले किया। कोई 11 जिले रेगिस्तान में आते हैं, और 25,000 से ज्यादा गांव होंगे, या तानवी साहब करेक्ट करेंगे, 30,000 रेगिस्तानी हिस्से में, नहीं जी। इतने गांव में कोई पानी का संगठन, वाटर मिशन राजीव गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर कोई बनाता आज से 1000 साल पहले, तो उसको कितने लोग रखने पड़ते? हर गांव में एक कार्यकर्ता तो रखना पड़ता। क्या सेंट्रल बजट होता, डायरेक्टर कौन होता, चेयरमैन कौन होता, कर्मचारी लोग रखे जाते, उनमें से कितनों को मेडिकल पे छुट्टी लेनी होती, क्या करना होता, टूट फूट कितना मेंटेनेंस, 30,000 गांव के 30,000 स्ट्रक्चर कम से कम। इस सब को समाज ने अपनी सावधानी से हल करने का एक तरीका बनाया कि समाज के सदस्यों को पानी का संस्कार दे दो, बनाने का काम समझा दो, कोई ट्रेनिंग कैंप मत चलाओ। 30,000 गाँव में काम करने के लिए कितने बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप होते हैं। वो जो कल परसों से आप आश्रम के चित्र देख रहे हैं, उससे हजारों गुना बड़े आश्रम बनाने पड़ते, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ती लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो इन्होंने जो एक नया शब्द चलता आजकल, जन भागीदारी, उसकी आत्मा पकड़ के कुछ काम किया, और कहा कि जन भागीदारी का मतलब है कि प्लानिंग भी आप ही करो, योजना आप बनाओ, योजना आयोग भी आप ही हो, उसको जमीन पे उतारने का काम भी आपका, और टूट जाए तो उसको सहेजना, फिर से बनाना भी काम आपका, मेंटेनेंस। ऐसे करके जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी, वहां उन्होंने पानी का अभाव दूर करने का व्यवहारिक काम किया। सपना नहीं देखा। सपना तो देखे हुए हमारे बड़े बड़े नेताओं के पूरे नहीं होते, उनकी नींद पूरी हो जाती है, सपने पूरे नहीं होते, या उनकी नींद भी उड़ जाती है उस सपने को पूरा करने के चक्कर में। लेकिन इन्होंने कोई सपना नहीं देखा, व्यवहार में उस पानी को कैसे उतारा। इस काम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो।
इसमें राजनीति है, इसमें समाजशास्त्र है, इसमें विज्ञान है, इसमें आप अगर चाहें तो अपने समता के और ममता के सारे विचार हैं। उन्हीं के कुछ चित्र हम जल्दी से देखेंगे और फिर आखिर में एक दो और वाक्य कहूँगा और आप लोग इससे बच जाएंगे। तो ये पहली सड़क थार के रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य लक्ष्य की तरफ जा रही है। इसकी पहुंच कहाँ होगी, कहाँ पे मंजिल मिलेगी, कुछ अंदाज नहीं। बदले भाई साहब देख रहे हैं रेगिस्तान का एक विस्तार दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये अकेली रेत नहीं है। बीच में आपको काले 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 अनगिनत कण दिख रहे हैं। थोड़ा एक आध लाइट बंद कर सकते हैं तो चलेगा, और भी अच्छा दिख जाएगा। लाइट बंद करेंगे कोई मित्र? वो कण दिखाने के लिए उधर के तो बंद कर दो उसको। अच्छा तो एक ही कर दो, कोई बात नहीं, बंद कर दो, सारे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रेत के विस्तार में काले काले कण है। ये बकरी और भेड़ की मेंगनी है। इसका मतलब जो निर्जन माना गया इलाका है उसमें जीवन बहुत है और उस बहुत जीवन को बहुत पानी चाहिए। इधर को भी पानी चाहिए, पानी की कमी से आत्महत्या हो जाती है वहाँ। यहाँ पर समाज ने अपने को कुछ ऐसा कसा अपनी कमर को कि आत्महत्या शब्द से वो दूर रहा। और जितनी मेंगनी दिखती हैं इनको उत्पन्न करने वाले पशुधन का, पानी का उसने इंतजाम न राज को सौंपा न किसी संस्था को सौंपा। उसको दोनों में लगा होगा कि कभी भी ले डूबेंगे ये, उसको उसने अपने हाथ में रखा। और जैसा मैंने कहा उसमें राजनीति, पानी, पर्यावरण, विज्ञान सब कुछ रखा। उसी को हम यहाँ जल्दी जल्दी दोहराएंगे। बदले सामने फिर से रेगिस्तान का एक विस्तार है। सबसे पहले तो परिचय करा दें, दो खंबे वाली एक इमारत है। ये किसी दौर में राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया स्कूल है। इसमें न कोई छात्र आता है, न कोई शिक्षक आते हैं, न कोई ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी नहीं है। और शायद इमारत भी इतनी कमजोर है कि इसमें कोई जाकर रह भी नहीं सकता। कब छत की पट्टी गिर जाए और बलि ले ले, इस नाते इसको खाली छोड़ा गया है। फिर सामने आपको दो पेड़ों के नीचे कुछ कुछ दिख रहा है। जो आपके दाएं हाथ का पेड़ है उसके पास एक कुआं है। छतर सिंह जी बताएंगे कि ऐसे मीठे पानी के कुएं इस रेगिस्तानी हिस्से में प्रायः 20 किलोमीटर की दूरी पर एक है। यहाँ जो पानी आपको मीठा मिलेगा पीने, इसके बाद 15-20 किलोमीटर तक आपको दूसरा कोई कुआं नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर हजारों भेड़, बकरियां और गायें आती हैं, पीने का पानी उपलब्ध होता है और उनको उनके चरवाहे नहीं लाते। आज की भाषा में कहें तो हर एक बकरी, भेड़, मवेशी के सिर पर जीपीएस लगा हुआ है। चारा आसपास कहीं नहीं है। ये कुछ हरियाली दिख रही है, ये खाने योग्य नहीं है। चारागाह प्रायः यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। ये भी प्रकृति ने कुछ राजनीति भी की है, कुछ विज्ञान भी किया है। पानी और चारा अगर वो एक जगह रख देती तो हम लोग इतने लालची हैं कि पानी भी पी जाते और चारा भी खा जाते। तो दोनों के बीच में उसने एक संतुलन की दूरी बनाई है। पानी पियो, फिर खाना खाने के लिए एक दिन चल के जाओ, फिर वहां खाना खाओ, चारा, और फिर पानी पीने के लिए वापस आओ। इसमें घास को भी मौका मिलता है ऊपर उठने का और कुआं भी रिचार्ज होता है। तो हर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके नहीं आता, किसी एक की जिम्मेदारी होती है। वो यहाँ पर पानी निकालता है। पानी निकालने का भी बड़ा सुंदर काम है। इतना लयबद्ध है, इतना शास्त्रीय है, इतना साइंटिफिक है, वो हम और आगे के चित्र में देखेंगे। तो आज का दिन इनके लिए, जिसको ड्राई डे कहते हैं, वो है। पानी का भी ड्राई डे हो सकता है, केवल एक ही चीज का नहीं होता। तो उसमें आज आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, नहीं तो यहाँ पर आपको भयानक चहल पहल और मेला मिलेगा। बदले ये
ड्राई डे के बाद का दिन है, गिर्री चल रही है, इसको भूम कहते हैं, और इसमें रस्सी फुर्ती से नीचे जा रही है। सामने जो कुछ दिख रहा है उसमें 2 ऊंट यानी 1 ऊंट की जोड़ी भी है गिर्री की सीध में थोड़ा सा दाएं हटकर। ये जितने दूर ऊंट खड़े हैं उतना गहरा कुआं है, इस गिर्री से इतना नीचे जाता है। इसको शायद 500-400 साल पहले बनाया होगा। कोई संस्था का इसमें एक ईंट का भी योगदान नहीं और राज का भी नहीं, लोगों ने मिलके बनाया, चरवाहों ने, जिनकी गायें बकरियां इस इलाके में आएंगी। कितना साइंस होगा इसमें मीठा पानी ढूंढने में। इसके बगल में एक हैंडपंप लगाइए तो वो खारा पानी निकलता है, लेकिन 500-700 साल पहले समाज नाम की इस बड़ी संस्था ने कितना काम किया होगा, इसका एक अंदाज। बदले ये मित्र 2 ऊंटों की जोड़ी लेके जा रहे हैं। इनकी रस्सी को थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके पीठ के पीछे की रस्सी में कोई बल नहीं है, सलवट नहीं है, वो सीधी है। और फिर इनके हाथ हथेली के बाद की रस्सी में 4 लपटे पड़े हैं। उनके बीच में भी बहुत ध्यान से देखने पर, नहीं तो आगे हम लोग और उसको साफ देखेंगे, एक कोई कांटा लगा हुआ है। बदले इसको किल्ली कहते हैं, खिल्ली कहते हैं, और ये हिरण के सींग की होती है। जिस डोल में, चमड़े के डोल में लगभग 100 लीटर पानी निकलने वाला है रेगिस्तान में, उसको 2 ऊंट खींचते हैं, इतना वजन होता है। अगर उसमें ये 2 तरह की रस्सियों को बीच में इस खिल्ली से जोड़ के ना रखा जाए तो जब डोल ऊपर आएगा तो वो ऊंटों को पूरा का पूरा खींच के नीचे ले जाएगा वापस कुएं में। तो ये खिल्ली हटा देनी पड़ती है और ऊंट खाली हो जाते हैं और डोल की रस्सी फिर से पीछे तेजी से सरक जाती है। समाज ने इस खिल्ली को बनाने में भी कितना काम किया होगा, इसका आप लोग अंदाज लगाइए। लोहे से इसको बनाते, हमारे मन में आ सकता है कि बड़ी मजबूत बनती लोहे की, कोई छड़ निकाल लेते। कोई वन्य प्रेमी कहेगा कि ये क्या सींग तुमने हिरण का निकाला। मृत्यु जो प्राकृतिक होती है उस हिरण के सींग पे से ये बनाते हैं। लोहे में जंग लगती है, धीरे धीरे कमजोर होता है और फिर उसको लेने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा। ये रेगिस्तान में आसानी से मिल जाने वाला सींग है, इसको सुरक्षित भी रखते हैं। और पिछले दिनों में कहीं पढ़ रहा था, जरूरी नहीं है नासा का नाम लेना अपने कामों की प्रशंसा में, लेकिन हड्डी की बनक को उन्होंने वैज्ञानिक परिभाषा में सबसे मजबूत चीज बताया लोच के साथ। बाकी चीजों में लोच नहीं होती, इसलिए वो जल्दी टूट जाती हैं। तो ये खिल्ली का एक रूप। बदले ये पूरी आपकी आईपीएल की टीम है, बच्चे गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। छोटा कुआं है, इसमें 2 ऊंट के बदले 2 गधे लगते हैं। अभी गधे कहीं चले गए आराम करने, तो इन बच्चों को अगर एक डोल खींचना है तो ये उसको खींच रहे हैं। इस इलाके में अगर आप किसी से पूछेंगे, ये शाहगढ़ नाम का इलाका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक इसका सर्वे भारत के सर्वेक्षण विभाग की तरफ से नहीं हो पाया है। जैसा पहाड़ से आए कुछ मित्र बताएंगे, भुवनेश जी वगैरह, कि कुछ ऊंचाई के गांव में आज से 10-20 साल पहले कोई पूछता था कि यहाँ का एमएलए कौन, तो वो कहते थे यहाँ एमएलए नहीं होता। ऐसा कहा था ना किसी ने, यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये वो सब इलाका है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी होता है और पानी को खींचने का इंतजाम होता है, जो समाज ने अपने दम पर किया। बदले जैसा मैंने कहा कि विज्ञान भी है इस इलाके में, समाज के इस काम में। ये एक पत्थर है जिसका नाम आप लोग अपने कागज पे जरूर लिखें, हाबुर, HABUR। ये शायद पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक ही गांव में मिलता है, उस गांव का नाम हाबुर ही है। और अंग्रेजों के भूगर्भ शास्त्री जब आए होंगे इस इलाके में 1900 की शुरुआत में, तो इस पत्थर को देख के बहुत ही चकित रह गए। ये पत्थर पानी के साथ सबसे अच्छी दोस्ती करने वाला पत्थर है। थोड़ा कड़े पानी को नरम भी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, घिसता नहीं है। और हम लोगों ने इसको पिछले 3-4 साल में इसके टुकड़े छोटे छोटे करके अनेक भूगर्भ शास्त्रियों को दिए
और उन्होंने पहले दिन उत्साह में कहा कि ऐसा पत्थर हमने नहीं देखा, हम इसको लैब में जांच करके सारी प्रॉपर्टीज आपको भेजेंगे। कभी उनकी तरफ से क्षमा करें जवाब नहीं आ पाया, व्यस्त होते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसको आप एनसाइक्लोपीडिया में देखेंगे तो ये मिल जाता है। इसके कई गुण आपको विकिपीडिया वगैरह में भी मिलेंगे, लेकिन वो कुछ चटपटी बातें भी हैं उसमें। गांव ने जिस गंभीरता से इस पत्थर को उसके गुणों के कारण चुन के अपने पानी के काम में इस्तेमाल किया, वो सारी तथ्य और सच्चाई अभी हम आपके सामने रखने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन इतना तो मानिए कि संस्था जो समाज है उसने इसके सब गुण देखकर ही इसको चिन्हित किया होगा। बदले ये उससे बना एक छोटा सा कुई है, बेरी है। अभी भी सड़कें नहीं है रेगिस्तान के सब हिस्सों में, लेकिन 200, 300, 400 साल पहले रेगिस्तान के इतने बड़े फैलाव में एक गांव से इस पत्थर को ऊंट की पीठ पर ले जाकर लोगों को बड़ा सुकून मिलता था कि उन्होंने अपने पानी के काम में हाबुर का पत्थर लगाया है। ये शाहजहां का प्रिय पत्थर, कोई लाल किले का प्रिय पत्थर, संगमरमर, ये कोई काम का नहीं है पानी के लिए जितना अच्छा हाबुर है। बदले ये एक विचित्र चित्र है आज के संदर्भ में बताने के लिए। पीछे जो पेड़ तक दिख रहा है ये एक भरा पूरा तालाब है रेगिस्तान का, रामगढ़ के पास। विप्रासर इसका नाम है। करीब 500-600 साल पहले बना हो तो अचरज नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसमें बहुत सोच समझकर समाज नाम की संस्था ने काम किया। ये गांव तब बसा होगा विप्रासर के कारण। विप्रासर का अंग्रेजी में जिसको साइट सिलेक्शन कहते हैं, आदर्श साइट सिलेक्शन रहा होगा। इसके नीचे अलग अलग लेयर्स में प्रकृति की मेहरबानी से कोई 30 लाख 40 लाख साल पहले एक घटना हुई है। उस घटना को इन्होंने देखकर यहाँ पर ये तालाब बनाया है। इसके नीचे जिप्सम की कई लेयर्स हैं इस तालाब के नीचे। वो बिना ड्रिलिंग के लोगों को कैसे पता चली, ये सब किस्सा अभी बताना जरूरी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखे तालाब में ये बच्चे जय हिंद जो कर रहे हैं उसकी पट्टी पर पानी के निशान हैं। इस बैठक के बाद आप छतर सिंह जी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये बड़ी खबर